हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर का। डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि बहुत जल्द जो है बोर्ड के फर्स्ट टर्म एग्जाम होने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल बोर्ड 2 टर्म्स के अंदर जो है एग्जाम कंडक्ट करेगा, जिसका पहला फेज जो है यानी फर्स्ट टर्म जो है वो नवंबर और दिसंबर में कंडक्ट होगा, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो आज मैं दूसरी बुक से, जो कि इंडियन पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उससे पहला चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो क्वेश्चंस 1 मार्क में एमसीक्यू बेस में आ सकते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा एक स्टोरी के तौर पर कि इस चैप्टर की कहानी क्या रही है और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से मेन पॉइंट्स रहे हैं। हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अपील जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती रहे। चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर आज के अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नेशनल बिल्डिंग से एमसीक्यू बेस्ड कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो है विच लीडर प्लेड देयर मेन रोल इन नेशन बिल्डिंग। वो कौन से लीडर थे जिन्होंने सबसे मेन रोल प्ले किया था देश के एकीकरण में और देश को बनाने में, जब देश का बंटवारा हुआ था। ऑप्शन है फ्रेंड्स, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड लुई माउंटबेटन और फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो सरदार पटेल ने किया था, लेकिन साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पहला और दूसरा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स, ऑन द मिडनाइट ऑफ 14th and 15th अगस्त who had addressed a special session of Constituent Assembly। यानी 14th 15th की मिडनाइट को ठीक 12 बजे किसने एड्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमारे देश के अंदर। यह आपने 11th के अंदर भी पढ़ा है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स इसके हमारे जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और नन ऑफ एवो। तो हम सभी जानते हैं कि पंडित नेहरू ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से एक बड़ी स्पेशल स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, किस तरह का हमारे देश का फॉर्मेशन होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एड्रेस किया था फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड है ट्रस्ट विद डेस्टिनी नेम्ड एड्रेस इज रिलेटेड टू विद हुम। वही बात आगे फिर से जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जो स्पीच थी वो किसके नाम पर है, किसने दी थी। तो इसके ऑप्शंस हैं अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिंह। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पीच दी थी फ्रेंड्स। इसके अलावा विच आइडियल्स वर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने कौन से आइडियल्स को शामिल करने की बात कही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सबसे पहला सोशलिज्म, ए, बी सेक्युलरिज्म, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ एवर। तो उन्होंने पंडित नेहरू बहुत बड़े सपोर्टर थे सोशलिज्म के भी और सेक्युलरिज्म के भी। तो इसीलिए आंसर होगा फ्रेंड्स ए एंड बी। इसके बाद है द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिफोर डिवीजन वॉज, यानी डिवीजन से पहले, बंटवारे से पहले भारत की आबादी कितनी थी। अबाउट 36 करोड़, अबाउट 40 करोड़, अबाउट 50 करोड़, अबाउट 56 करोड़। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 40 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन 1947 फॉर इंडिया आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कौन सा टॉपिक ऐसा था जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आया। तो इसमें पहला है नेशनल इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन और डी है नन ऑफ एफर्ट। तो आप सभी जानते हैं कि नेशन बिल्डिंग यानी जो नेशनल इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी थी। तो इसका आंसर नेशनल इंटीग्रेशन होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप जानते हैं कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 रजवाड़े
उनको कैसे एक साथ जोड़ा जाए, उन सभी को कैसे मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए, यूनाइटेड इंडिया का निर्माण किया जाए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो नेशनल इंटीग्रिटी की थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज समवन कॉल्ड आयरन मैन। आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, आयरन मैन सरदार पटेल को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने लौह पुरुष के तौर पर पूरे देश को 565 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइटेड करने में सबसे बड़ा रोल किसी ने अगर प्ले किया तो सरदार पटेल, इसीलिए उनको आयरन मैन का नाम भी दिया गया। इसके अलावा व्हेन वाज बारडोली सत्याग्रह टेकन प्लेस, बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स 1918, 1928, 1930, 1932। तो इसका आंसर है 1928। इसके अलावा व्हेन वाज द खेड़ा सत्याग्रह टेकन प्लेस, खेड़ा बड़ा फेमस सत्याग्रह रहा है। इसके ऑप्शन है 1918, 1928, 1938, 1946। तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह जो है हुआ था। अब आते हैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में। नेशन बिल्डिंग के नाम से जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम इंडिया से रिलेटेड ये स्टार्टिंग है जिस समय देश आजाद हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि लगभग 200 इयर्स तक हम कॉलोनल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और लगभग 200 इयर्स के बाद 1947 में हमें आजादी मिलने जा रही थी। क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे रीजंस हैं। एक तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बहुत सारे फ्रीडम फाइटरों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले किया। लेकिन इसके साथ साथ एक कारण और भी था फ्रेंड्स, कि वर्ल्ड में यूएनओ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, जिसके बारे में हमने पिछली बुक के अंदर पढ़ा। यूएनओ ने भी ये कहा था कि सभी देशों को आजादी दिलाई जाएगी, क्योंकि जो 2 वर्ल्ड वार वर्ल्ड में हुए हैं उसका मुख्य कारण जो है वो कॉलोनल सिस्टम रहा है। तो इन दोनों कारणों से 1947 को यह तय किया गया कि भारत को आजादी दी जाए। और लास्ट जो वाइसराय रहे, जो गवर्नर जनरल रहे, वो लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। उन्होंने ही ये तय कर दिया था, पहले ही कहा गया था कि जुलाई 1948 में भारत को आजादी मिलेगी, लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो डेट पहले करके ये तय कर दिया था कि 1947 में ही इंडिया को आजादी मिल जाएगी। और वो दिन रखा गया 14-15 अगस्त के बीच। और जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से जा रही थी, जिस समय ब्रिटेन से हमें आजादी मिलने वाली थी, उस समय हमारे देश में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे फ्रेंड्स, 565 रजवाड़े, जिन पर पैरामाउंट सी लागू था। अब ये पैरामाउंट सी क्या था? व्हाट वाज पैरामाउंट सी? पैरामाउंट सी का मीन्स ये था फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कि ऐसे रजवाड़े जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्लेवरी को, कॉलोनल सिस्टम को एक्सेप्ट किया था, जिन्होंने ये माना था कि वो इंटरनल मैटर्स में अपने डिसीजन खुद लेंगे, लेकिन जो एक्सटर्नल मैटर्स होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये जो मैटर था, इसी को पैरामाउंट सी कहा जाता था। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने लगी तो उन्होंने ये कहा कि वो इस पैरामाउंट सी को खत्म कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में ये रजवाड़े खुद तय करेंगे, ये प्रिंसली स्टेट खुद तय करेंगे कि वो अलग रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या यूनाइटेड इंडिया का पार्ट जो है बने रहना चाहते हैं। यानी सभी प्रिंसली स्टेट्स को ये छूट दे दी गई कि वो अपनी मर्जी से डिसाइड करें कि वो आगे किस तरीके से रहना चाहते हैं, यानी आजाद देश के तौर पर रहना चाहते हैं, या यूनाइटेड इंडिया, जो कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में पहली बार हुआ था, जब सभी प्रिंसली स्टेट को मिलाकर एक देश बनाने की कोशिश की गई थी, उस तरीके से वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो उस समय ये जो रूल लागू किया गया, ये बड़ा ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था हमारे लीडर्स के लिए, क्योंकि हम तो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे। लेकिन जब प्रिंसली स्टेट्स को ये छूट दे दी गई कि
कि वो चाहे तो अलग रह सकते हैं, चाहे तो इंडिया में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं बच्चों कि कोई भी अगर किसी को राजा बनने का मौका दिया जा रहा हो तो राजा बनना जरूर चाहेगा, किसी और देश में शामिल नहीं होना चाहे या किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करेगा। तो वहीं से शुरुआत होती है भारत के प्रॉब्लम्स की। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और आजादी मिलने के साथ ही पार्टीशन भी आ गया हमारे साथ। अब यहां पर एक क्वेश्चन और रेज होता है कि पार्टीशन किस आधार पर हुआ था। तो पार्टीशन रिलीजन के आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था। यह तय किया गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो पाकिस्तान बनेगा और जो हिंदू बहुल इलाका है, मुस्लिम को छोड़कर जो बचा हुआ इलाका है वो हिंदुस्तान कहलाएगा। तो उस समय एक और पॉइंट यहां पर आता है कि व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या थी? तो टू नेशन थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, द मुस्लिम लीग लीडर। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी को प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू टू नेशन थ्योरी, हिंदू एंड मुस्लिम्स आर लाइक टू शॉट्स विच कैन नॉट बी कैप्ट इन वन कवर। यानी उनका यह मानना था कि हिंदू और मुसलमान जो है वो दो तलवारों के समान है जो एक म्यान में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी सभ्यता, इनका रहन सहन, इनका खान पान, इनकी धार्मिक मान्यता, ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इस आधार पर ये इन्हें एक साथ रखना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट की थी, यही सबसे बड़ा कारण बना था देश के पार्टीशन का भी। इसी के आधार पर पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन होने के बाद भारत का एक अभिन्न अंग, बहुत ही उपजाऊ अंग जो है पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और उसके बाद भी समस्याएं खत्म नहीं हुई डियर स्टूडेंट्स। समस्याएं क्या खत्म नहीं हुई कि बचे हुए जो 565 रजवाड़े थे उसमें बंदर बांट शुरू हो गई। पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ये कोशिश कर रहे थे कि वो 565 प्रिंसली स्टेट जो है पाकिस्तान में शामिल हो जाए। भारत के पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोशिश ये थी कि वो सभी 565 प्रिंसली स्टेट्स मिलकर जो है एक अखंड भारत का फिर से निर्माण करें। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर कर सामने आई थी वो थी नेशनल इंटीग्रेशन की। तब उस समय हमारे सरदार पटेल ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र के नाम से एक पत्र तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के सामने एक प्रपोजल रखा कि अगर सभी प्रिंसली स्टेट्स या कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर अपनी मर्जी से भारत संघ में शामिल होता है, यूनाइटेड भारत में शामिल होता है, तो अगर उस स्टेट में नेचुरल रिसोर्सेज है या वो स्टेट किसी भी तरीके से इंडिया के लिए फायदेमंद है, तो उनको उसके आधार पर कंपनसेशन दिया जाएगा, एक प्रीवी पर्स दिया जाएगा, जिसे प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। यानी उन्हें यह कहा गया कि बैठे बिठाए उनको एक लिमिटेड अमाउंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। वो अपनी मर्जी से जितनी मर्जी चाहे संपत्ति रख सकते हैं, बाकी की बची हुई संपत्ति गरीब किसानों में बांटी जाएगी और उन्हें जब तक उनकी पुश्तें चलती रहेंगी, जब तक जनरेशन उनकी चलती रहेगी, तब तक उन लोगों को जो है एक अमाउंट तय किया जाएगा जो उनको मिलता रहेगा और महंगाई के साथ साथ वो बढ़ता भी रहेगा भत्तों। तो जो अपनी मर्जी से शामिल होगा उनको ये दिया जाएगा। इसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं। इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करके कई सारे प्रिंसली स्टेट्स जो है वो भारत का हिस्सा बने। अच्छा, एक बात और यहां पर आती है फ्रेंड्स कि जब प्रिंसली स्टेट्स को आजाद रहने की छूट दी गई तो उस समय कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने अपने आप को अलग रखने की मांग करना शुरू कर दी। उस समय एक बड़ा रोल माउंटबेटन ने भी निभाया था बच्चों। लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो है वो फ्यूचर में विश्वास करते थे, यानी भविष्य में जीने वालों में से एक थे। उन्होंने जब मेनन से पूछा, जो कि उनके आईएएस ऑफिसर थे, सलाहकार थे, उनसे उन्होंने पूछा कि आप क्या सोचते हैं कि आने वाली इंडिया की जो जनरेशन है वो मुझे किस तौर पर देगी। तो मेनन भी जो है सामने बोलने वालों में से थे। उन्होंने बड़ी सिंपल सी भाषा में कहा कि सर, अगर आपको मैं बताऊं, अगर बुरा ना लगे आपको तो मैं साफ बताऊं, तो आपको अच्छे तौर पर नहीं देखा जाए। तो लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि सर, आपने जो ये पैरामाउंट खत्म करने की बात कही है और सभी को जो पूरी छूट दे दी है कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो, ना चाहे तो भारत में शामिल ना हो, तो इससे क्या है कि भारत का फिर से एक बार जो है टुकड़ा हो रहा है।
तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि भारत की मदद भी हो और आने वाली जनरेशन जो है मुझे एक अच्छे इंसान के तौर पर देखे। तो वीके मेनन ने उन्हें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि आप चाहें तो, क्योंकि सभी प्रिंसली स्टेट आपको काफी रेस्पेक्ट देते हैं, आपका काफी सम्मान करते हैं, अगर आप उन्हें सजेस्ट करें कि वो भारत संघ में शामिल हो तो इससे काफी हद तक जो है इंडिया की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है और आपको एक अच्छे पर्सन के तौर पर जाना जाए। तब उन्हीं की सलाह पर लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने एक असेंबली बुलाई पार्लियामेंट के अंदर। ये उस समय की बात थी जब आजादी मिली भी नहीं थी देश को। उन्होंने एक असेंबली बुलाई और सभी रजवाड़ों को सजेस्ट किया कि अलग रहने से उनका नुकसान है, अगर वो अलग रहेंगे तो फिर ब्रिटेन की तरह कोई और दूसरा देश उन्हें दोबारा गुलाम बना सकता है। यूनाइटेड रहने से, एक साथ रहने से कई फायदे होंगे। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में सभी प्रिंसली स्टेट को या तो इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने की बात कही। तो एक इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने भी प्ले किया इंडिया के इंटीग्रेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। दूसरे पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भोपाल, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, इन 5 क्षेत्रों को, इन 5 एरियाओं को किस तरीके से प्रॉब्लम के साथ इंडिया में शामिल किया गया। इसके अलावा इसी चैप्टर के अंदर हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स और भी हैं इसके अंदर, बहुत सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में इतना ही और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और चलने से पहले एक बार और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचती रहे और मुझे भी इसी तरह की एनर्जी आप लोगों से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।